ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर आप इसको प्रीएम्बल देखेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रख लें, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और जो इलस्ट्रेशन होंगी मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक पे देता जाऊँ, ठीक है। सबसे पहले ये अदनान साहब मुझे मोबाइल दे दें, मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, जो आते हैं 1998 से लेके आज तक, ठीक है। तो ये जो वो टॉपिक्स हैं जो अमूमन आते हैं इस पर, तो हम इनको और इनके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको भी हम क्लियर कर देंगे आज, ठीक है। अच्छा ये मैं दोनों ग्रुप्स पे शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें शायद ऐड नहीं है जो मुझे मैसेज कर रहे हैं जूम पे। अच्छा देख लें अगर आ गए हैं सबको तो, हाँ करूँ। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो ऑपरेट करता है बाय दी एक्ट्स ऑफ द पार्टीज़। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्ट नहीं करता, ठीक है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्या मुराद है? विल हो गया, बताया गया है कि अगर इन दैट डिसीज आ जाएगा, जिस तरह विरासत का कानून है, जिस तरह सक्सेशन का कानून है, जैसे ट्रस्ट का कानून है, या इस तरीके से अगर कोई भी राइट ट्रांसफ़र होता है, कन्वे होता है, अलाइनेट होता है बाय द मोड ऑफ लॉ, तो फिर उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करता। अच्छा दूसरी चीज़ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखेंगे तो इसके डेफिनेशन क्लास में 2-3 डेफिनेशन हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप इंस्ट्रूमेंट से क्या ड्रॉ करेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए, टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री? टेस्टामेंट्री क्या होता है, नॉन टेस्टामेंट्री क्या होता है, क्या फ़र्क है दोनों में? सेक्शन 2 देखें, सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशंस में, सेक्शन 3 इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे जो किसी बंदे की मरने के बाद इफेक्टिव होते हैं, जैसे आपने विल का एग्जांपल दिया, ठीक। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ द पार्टीज इफेक्ट में आते हैं, सिंपल डेफिनेशन यही है। अब वो डिफरेंस हो गए, सेल हो गई डीड आपकी, ठीक है, मॉर्गेज डीड हो गई आपकी, लीज डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। अब सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में एक चीज़ है कि अटेस्टेशन। हमने जब भी कोई एग्रीमेंट बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एज़ फार एज आवर केसेस इज़ कंसर्न बिफोर द कोर्ट्स, तो उसको अटेस्टेशन करानी पड़ती है। अगर कोई भी आप फाइनेंशियल, जैसे आपको उज़ैर साहब ने भी बताया, आपको अली नासर साहब ने भी बताया कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटर होते हैं, देन सच डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड। विटनेसेस कितने होने चाहिए उसमें? 2 विटनेसेस होने चाहिए। अब अटेस्टेशन से मुराद ये है कि जो बंदे अटेस्ट करते हैं उन्होंने देखा हो तो द स्क्राइबर हु इज़ मेकिंग द डॉक्यूमेंट, और जो उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिंग पार्टीज़ उनके होने चाहिए, और इन अटेस्टिंग विटनेसेस के होने चाहिए, देन इट विल फॉर्म अ वैलिड अटेस्टेशन। अब एक एक्शनेबल क्लेम, ये सवाल आता है, अगर आपने देखा होगा मैंने आपको भेजा है, मैंने हालांकि इसमें ये ईयर्स नहीं लिखे, दूसरा मेरे पास है वो मैं आपको भेज दूंगा कि कौन से साल में कौन से सवाल आए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एक्शनेबल क्लेम? उस पर तो सारे डेट में राइट्स क्रिएट होते हैं, आप मॉर्गेज में भी क्रिएट होते हैं, ऐसा हमारा राइट क्रिएट या हाइपोथिकेशन में भी होते हैं, मॉर्गेज में भी आप फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ, मेरा पढ़ाने का मकसद है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊं, क्योंकि मैंने देखा है ऑर्डर सेक्शंस पढ़ने से आप सब बोर हो जाते हैं ना, ऑर्डर्स और रूल्स पढ़ने से। सो एक्शनेबल क्लेम क्या है? क्लेम रिगार्डिंग, अच्छा आप एक्शन लेते हैं रिगार्डिंग एनी क्लेम विच इज़ इन्फोर्सिबल इन द
आइज ऑफ लॉ। अब वो क्लेम्स मॉर्गेज के थ्रू नहीं, डेट मॉर्गेज के थ्रू नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ डेट लेते हैं थ्रू द मॉर्गेज तो फिर वो इसके ज़मरे में नहीं आता। या इसके अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे आगे, मॉर्गेज के अलावा हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन क्या होती है? किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी कहीं पे रखना। हाँ, ये भी सही है। अगर मैं एक गाड़ी लेता हूँ बैंक से, बैंक वाले वो पोजीशन तो गाड़ी की मुझे दे देते हैं, पर वो गाड़ी जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके, तो हमेशा बैंक के पास पड़े होते हैं आपके एज अ सिक्योरिटी। एंड इन केस इफ़ आई फेल टू पे द अमाउंट टू द बैंक, ठीक, तो वो क्या करते हैं, दे हैव द राइट टू टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू सेल, कर सकते हैं। अब ये जो एक्शनेबल क्लेम है, ना ये थ्रू सिक्योर होना चाहिए मॉर्गेज के थ्रू, ना हाइपोथिकेशन होनी चाहिए, और ना प्लेज होना चाहिए। प्लेज किसे कहते हैं? किसी अमाउंट के एवज आप कुछ रख लें। हाँ, क्या रख लें? मूवेबल प्रॉपर्टीज आप रख देते हैं, स्पेसिफाई करें। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज एंड द प्लेज। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन कैसे हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, चार्ज में दूसरे एग्जांपल से आ जाएंगे, सेक्शन 100 पे मैं आपको दे दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपका डेट होना चाहिए रिगार्डिंग विच यू हैव द राइट टू टेक एक्शन इन द कोर्ट, या आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके मुतालिक आप कोर्ट जा सकते हैं और उन क्लेम्स के मुतालिक आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप वहाँ पे पढ़ते हैं, अब इन कंसिडरेशन आपको जो आपको पढ़ा रहा है उसको आपको फीस देनी है। अगर आप नहीं देते, दिस विल आल्सो कम्स विद इन द डोमेन ऑफ डेट। डेट का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैंने पैसे दे दिए आपको, आपने मुझे पैसे देने, आप मुझे पैसे वापस नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोड। पर अगर कोई सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, उसके एवज में आप उसको पैसे नहीं दे पे करते, एनी डेट हो एक्सेप्ट 3 काइंड्स इसमें जो मेंशन है, ठीक है, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे वो जो आपका क्लेम है उसके खिलाफ एक्शन आ सकता है, ठीक। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो बताएं इसको। हाइपोथिकेशन देखिए, मैंने आपको बड़ा इजी एग्जांपल दिया। हाइपोथिकेशन में क्या होती है, प्रॉपर्टी की पोजीशन आपके पास होती है, ठीक है। अब जब मैं किसी हाइपोथिकेशन में भी एक सिक्योरिटी दी जाती है, आप डेट कर लेते हैं। जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है कोर्ट आ रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अब मुझे कोर्ट आने जाने के लिए या फैमिली के लिए कार चाहिए। मैं शोरूम के पास चला गया, जैसे मुख्तलिफ शोरूम वाले भी गाड़ियाँ दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, या किसी बैंक के पास में चला जाता हूँ। अब मैं उनसे गाड़ी, वो मुझे पैसे देते हैं कि भाई ये लो पैसे, तुम गाड़ी ले लो, या मुझे वो गाड़ी खुद दिला देते हैं। अब मेरे पास गाड़ी आ गई, नाउ सच कार इज़ इन माई पोजेशन, आई एम इंजॉइंग द राइट, ठीक है, इंजॉयमेंट मैं इसको कर रहा हूँ, पोजेशन भी मेरे पास है, बट उसकी जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, इट विल रिमेन विद द पर्सन लेंडर हु इज़ गिविंग मनी टू मी। अगर मैं फेल हो जाता हूँ उस गाड़ी के पैसे देने के लिए, देन सच लेंडर को ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी मुझसे वापस रिकॉल कर ले और प्रॉपर्टी सेल करके अपना जो डेट उसको चुकता कर ले। सिंपल हाइपोथिकेशन ये। अब एक्शनेबल क्लेम जी, हाइपोथिकेशन में सर इंटरेस्ट भी उसके पास रहता है जो बोरोवर है। हाँ, जैसे इंटरेस्ट एक मुराद क्या है, इंजॉयमेंट, पोजीशन, दीज आर आल्सो काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। हाइपोथिकेशन में इंटरेस्ट उसके पास रहता है, ठीक है, पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं रहता, ये आप ध्यान में रखें। मीन्स आफ्टर गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक आई कैन नॉट सेल सच प्रॉपर्टी बिकॉज सच प्रॉपर्टी इज अंडर हाइपोथिकेशन। अच्छा, प्लेज जी, उसमें ओनरशिप आपके पास नहीं होती। हाँ, ओनरशिप आपके पास इस सेंस में नहीं होती, दो द डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन योर नेम होते, अगर आपके पास हो भी सही, बट यू आर नॉट इन पोजेशन ऑफ सच टाइटल डॉक्यूमेंट्स until and unless you pay the security or debt which you obtain from the lender, ठीक है। सर एक निकाहनामे के सर कॉलम नंबर 17 में एक शर्त लिखी जाती है जिसमें अमाउंट लिखा जाता है कि अगर आपने डिवोर्स दी तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। हाँ, ये तो इलीगल डिक्लेयर हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मगर सर वैसे ये एक्शनेबल क्लेम में आएगा ये डेट, या ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है? एक्शनेबल क्लेम के डोमेन में आ सकता है बिकॉज नहीं, दिस इज नॉट अ डेट। अच्छा, डेट इन द सेंस ये है कि हाँ, क्लियरली डिफाइंड है
2008 एसी बात पेज 186 उसमें इलीगल भी हो गया और पूरा इलीगल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज इलीगल, ठीक है ना। तो ये आप इन कंसिडरेशन आप मेरे जास को नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं आप मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो आप मुझे इतने पैसे देंगे। या कि वेस्टेड राइट्स में पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाइवोर्स इज अ वेस्टेड राइट ऑफ हस्बैंड, वो जब चाहे। हाँ, डाइवोर्स ऑफ वेस्टेड राइट इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। वो तो चीज़ आपको कानून अथराइज लॉ बिसाइड्स हमारी शरिया भी अथराइज करती है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये चीज़ एक जहन में रखें, आपको उज़ैर साहब ने एक मिसाल दी कि अगर इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? पार्टनरशिप एक्ट। पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी प्रोविजंस होंगे रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, तो इन प्रोविजन को एज अ एंसिलरी ट्रीट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इन प्रोविजंस को एज अ पार्ट ट्रीट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, आपको शाह साहब ने पढ़ाया था। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन अ लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है टू एन अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शंस खुद नोट कर लीजिएगा कौन सी सेक्शन में। अच्छा, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट द पर्सन मस्ट बी लिविंग, डेड पर्सन को राइट क्रिएट नहीं हो सकता, आर द पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब उसके बारे में एक प्रोविज़ो है, वो आगे आएंगे कि कौन सा है, ठीक है, एक रूल दिया गया है। अब वो जो हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग एन अदर पर्सन, अच्छा, वो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके आगे बात आता है, अच्छा, या टू हिमसेल्फ, मैं अपने आप को कैसे ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉपर्टी। अब इसमें आपने देखा होगा कि पर्सन से मुराद ये भी हैं जुरिस्टिक पर्सन्स, लीगल पर्सन्स, कारपोरेशंस, ठीक है। अब अगर ये जो बिल्डिंग है ये मेरी है, मैं इसको ओन करता हूँ। अब इस बिल्डिंग के मुतालिक मैं एक ट्रस्ट बना लेता हूँ और उसका मैं खुद ट्रस्टी बन जाता हूँ। इट मीन्स दैट आई एम ट्रांसफरिंग सच प्रॉपर्टी इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ टू माई सेल्फ। वो प्रॉपर्टी पहले मेरे पास थी इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर एज एन इंडिविजुअल, but now as I become the trustee, so I am holding such property in the capacity of such trustee, ठीक। एक लीगल कैपेसिटी से दूसरी लीगल कैपेसिटी में मैंने अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि ये सवाल आता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो उस पर लॉ कहता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक्सेप्ट, कल आपने बड़े अच्छे मिसाल भी दिए थे, बताए भी थे, कौन सी चीज़ें जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सैलरी हो गई, स्टेपेंड हो गए, या डैमेजेस का राइट है आपका, ठीक है, राइट टू सू है, बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। ये थोड़ी रट्टे वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है कि हम कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र कब इफेक्ट होता है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी। जिस दिन अगर रिक्वायरमेंट है बाय द लॉ टू बी रजिस्टर्ड, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है कानून की, वो ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है आपके पास, तो आइदर इट इज़ मूवेबल और रिमूवेबल, जो सारे राइट्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी वो भी आपके पास ट्रांसफ़र होंगे। इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग अ प्लॉट टू यू, अगर मैं घर सेल कर रहा हूँ तो उसके साथ ईजमेंट के राइट जो भी होंगे वो सारे आपको आने, मीन्स प्रॉफिट्स हो, जो भी चीज़ें। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, तो उसके साथ जो भी उसके एक्सेसरीज हैं वो भी सारे आपको ट्रांसफ़र होने। फ्रॉम द डे आई एग्जीक्यूटेड सच ट्रांसफ़र डीड इन योर फेवर। अब उसके बाद लॉ कहता है कि क्या ट्रांसफ़र ओरल हो सकता है। अब ये जब लॉ बना था 1882 में, तो उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें लोग यही करते थे कि भाई किसी ने किसी को अपनी कोई चीज़ दे दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद लॉ आ गए कि भाई 100 रुपये की अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से ज़्यादा होगी किसकी भी मिल्कियत, तो वो प्रॉपर्टी आपको रजिस्टर करानी है। तो अब ये कंडीशन, अब तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो 100 रुपये से ना, पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ओरली ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रिटन डॉक्यूमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, 3 कंडीशन है सेक्शन 10 से 12 तक। अब मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, मैंने बड़ों साहब को एक प्रॉपर्टी सेल की, सेक्शन 10 की बात कर रहा हूँ।
मैं इनको कह रहा हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल की है, पर भाई ये तुम प्रॉपर्टी किसी और को सेल नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी पूरी ज़िंदगी आपको अपने पास ही रखनी है, ठीक है। एंड यू हैव नो राइट टू अलाइन सच प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। सो क्या ये जो सेल डीड है मैं बना रहा हूँ या मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थ्रू कन्वेंस डीड, वेदर इट विल बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ? नो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, जब किसी को करना है एज एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, तो फिर तो सारे राइट भाई उसकी मर्जी है, उस प्रॉपर्टी को जला दे, उस प्रॉपर्टी का कलर चेंज कर ले, उसको डेकोरेट करे, उसको किसी भी कंडीशन में रखे। आई कैन नॉट इम्पोज सच कंडीशन, पर उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। क्या? नहीं, वो तो अलग चीज़ें वो आते हैं उसके ऊपर कि आप जो इंटरेस्ट क्रिएट अगर नहीं कर सकते कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक आता है कि अगर कोई शख्स शादी कर रहा है, ठीक, या जैसे अब उमूमन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा, नॉट इन ऑल केसेस पर इन सम केसेस, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके घर वाले उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं। प्रॉपर्टी देने के बाद उसका शोहर होता है, उसको बहला फुसला के प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली, ठीक है, उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दी, उस बेचारी ने प्रॉपर्टी उसको दे दी, अब वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। इसलिए ये लॉ में एक प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर वालिद चाहे कि भाई कि मैं अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ठीक है, पर ड्यूरिंग दी सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज शी कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, वो सेल नहीं कर सकती, तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी? तो सेक्शन 10 कहता है दिस इज एन एक्सेप्शन, वैलिड होगी। क्यों? उसके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कि ताकि उसकी यदि शादी हो जाती है, शादी के बाद वो प्रॉपर्टी उसका हस्बैंड सेल न कर सके और वो प्रॉपर्टी उसके राइट जो हों प्रोटेक्ट रहें। जब तक मैरिज चलती है तब तक? जब तक मैरिज चलती है तब तक। एंड जब मैरिज डिसोल्व हो जाती है बाय एनी मोड, जो हमने कल पढ़े थे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी सेल कर सकती है इस पर लॉ, देन शी बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन सच कंडीशन शैल बी वॉइड। अब एक दूसरी कंडीशन आती है सेक्शन 11 में कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी तो दे रहा हूँ, गाड़ी मैंने आपको सेल कर दी, गाड़ी को 50 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि मैंने ये गाड़ी जो है बड़े प्यार से अपने पास रखी हुई है, तो और इस गाड़ी के ऊपर जो है PPF कोटिंग भी नहीं कराना तुम, ठीक है, या गाड़ी की तुम लाइट्स चेंज नहीं करना, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भाई मैंने तुम्हें जो घर दिया है ये मैं सारा दिन खड़ा हुआ था पेंटर के साथ, ये मैंने कलर खुद करवाया है, तुम्हें घर का कलर चेंज नहीं कराना। तो वो बोलेगा भाई तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने प्रॉपर्टी मुझे दे दी, अब मेरी मर्जी है तो मैं उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से एंजॉयमेंट करूँ। You have no right to impose any condition on me that I cannot create any interest in the property in particular manner, I cannot use the property in any particular manner। अब उसके बाद सेक्शन 12 कहता है कि अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी दे दूं, मैंने दीदार साहब को प्रॉपर्टी दे दी, अब मैंने इनको कहा कि भाई जब तुम कंगाल हो जाओगे ना, इंसॉल्वेंट, तो ये जो डीड होगी इट विल बी इनइफेक्टिव, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। या मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, पर इसमें एक दूसरी कंडीशन भी है, तुमने अटेम्प्ट किया सेल करने का, अलाइनेट करने का प्रॉपर्टी, फिर भी जो है ये सेल डीड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। तो क्या ये कंडीशंस मैं इंपोज कर सकता हूँ उसके ऊपर? नो, आई कैन नॉट इम्पोज दीज कंडीशंस, ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में भी आता है, MCQs में भी आता है, रिटन में भी आएगा, अनबॉर्न चाइल्ड। मैं अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन एड की, मुझे उसके मुताबिक कोई भी डीड बनानी पड़ेगी तो उसके पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे, पर मैं अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए एक चीज़ लाजमी है कि मैंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हो, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया हो। कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया हो कि अगर एक शख्स का चाहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने पोते को दूंगा, ठीक है, अब जब वो मेरा पोता इस दुनिया में आएगा या व्हेन ही इज़ इन दी वोम ऑफ हिज मदर, ठीक, अब मैं एक बाप जो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर, ही वांट्स टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ सी, बट मीनवाइल ही हैज़ टू क्रिएट अ प्रायर इंटरेस्ट, तो वो अपने बेटे के नाम, बेटे को क्या कर देता है, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है बेटे के नाम पे, दैट यू शैल एंजॉय द प्रॉपर्टी एंड यू शैल हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी। जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा, ठीक, तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, मैं उसके नाम पे उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ।
अब इस सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रायर इंटरेस्ट जिसको हम लाइफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, या दूसरी चीज़ इंटरेस्ट के अलावा क्या होना चाहिए, अनबोर्न चाइल्ड होना चाहिए जिसको मैं भेजूंगा सब्सिक्वेंटली, जो मैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल ये आपको दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी, अच्छा अपना मिसाल नहीं दे रहा मैं, चलो इसे जनरल दे देते हैं ना, बेटे के लिए मिसाल है। अब एक कहता है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा सी को, ठीक है, जो मेरा पोता है। मीनवाइल मैं इंटरमीडिएट या प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ बी। अगर सी के दुनिया में आने से पहले ही बी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, फिर वापस एक के पास जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली अगर वो दुनिया में आए तो फिर कर सकता है, या किसी और के नाम पे इंटरेस्ट अपनी बहू के नाम पे कर दे इंटरेस्ट क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से। अब एक दूसरी चीज़ आती है कि रूल ऑफ परपिचुइटी। एक बंदा कहे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि मरने के बाद भी प्रॉपर्टी मेरे साथ ही कब्र में जाए, तो उसके बारे में लॉ कहता है कि भाई आप जो है प्रॉपर्टी इन परपिचुइटी नहीं रख सकते अपने पास। सबको रिश्तेदार याद आ रहे हैं, तो इन परपिचुइटी नहीं रख सकते कि ये जो है प्रॉपर्टी कहे कि भाई मरने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही रहेगी, पूरी ज़िंदगी रहनी है। या मैं इंटरेस्ट ऐसे क्रिएट करूँगा कि मेरे पोता जो है, मेरा बेटा जो है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके बेटे उसके बेटे उसके बेटे में कंटिन्यूसली क्रिएट करता जाऊँ फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और एब्सोल्यूट ओनर कोई बने ही नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता। या ऐसे कर सकते हैं पोते के नाम, उसके बाद भाई पड़पोता मेरा होगा जिसको प्रॉपर्टी आएगी फॉर सर्टेन पीरियड। आप इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं कर सकते। तो रूल ऑफ परपेचुइटी के लिए एक चीज़ दी गई है कि प्रॉपर्टी जो है आफ्टर सर्टेन टाइम हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। ये डॉक्ट्राइन क्यों आया? प्रॉपर्टी कभी भी लावारिस नहीं रह सकती। प्रॉपर्टी के लिए ओनर होना चाहिए, उसको लुक आफ्टर करने वाला बंदा होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी विदाउट ओनरशिप है, जैसे एक प्रोविजन से आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो स्टेट की तरफ चली जाती है। बट हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज कर रहे हैं, बाय नॉट बाय द एक्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए। आपने पहला मिसाल दिया कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये जब अपने पोते को दे रहा है तो बीच में एक प्रायर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, उसको सिर्फ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है एंजॉयमेंट और पोजीशन का। हाँ, तो चलो ओनरशिप नहीं दी जा रही। अब वो बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद वो उसका जो एज था वो उसको वो गुजर गया, तो पैदा सिर्फ इंटरेस्ट है ना, टाइटल कैसे शिफ्ट करेंगे? अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर पैदा होने के बच्चा पैदा हो गया, देन द राइट शैल बी क्रिएटेड इन द नेम ऑफ द, वो सेल डीड में क्लॉज लिखा जाता है। ठीक है, कि अगर बच्चा माँ की वोम में भी आ गया, ठीक है, देन द इंटरेस्ट आर क्रिएटेड इन दिस फेवर। जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, सब्सिक्वेंटली अगर वो बच्चा दुनिया में आ जाता है, सच प्रॉपर्टी शैल बी इम्प्यूटेड इन हिज नेम। ठीक, पर इंटरेस्ट क्रिएट। अब अगर दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ कि भाई ए ने कहा कि प्रॉपर्टी मेरे पोते के नाम पे, इंटरेस्ट तो रहेंगे, जैसे आपने मुझे मिसाल दे रहे हैं, मैं दूसरा मिसाल दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के मेरे पोते के नाम पे रहेंगे। ठीक है, पहले मेरे बेटे के, बेटा का जो मेरा पोता होगा इन द वोम ऑफ द मदर आएगा, तो वो इंटरेस्ट उसके पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अच्छा, वो अब मेरा पोता जब 18 साल का होगा, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसको नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। पर अगर वो कहे कि मेरा पोता जब 25 साल का होगा तो ये प्रॉपर्टी उसको दे दें, या 19 साल का होगा तो उसको दे दें, तो यह क्या ये कंडीशन वैलिड होगी? जैसे ही मेजर होगा तो ऑटोमेटिकली। दो चीज़ें इसमें, ये भी याद रखें। अनबोर्न चाइल्ड व्हेन अ चाइल्ड इन द वोम ऑफ मदर, या जब वो मेजॉरिटी एज की एज अटेंड करे। मेजॉरिटी एज हमारे पास क्या है लॉ के मुताबिक? 18 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ जी, ट्विंस पैदा, ठीक है ना, वो होता है इन द एल्डेस्ट सन। अगर वो करता है इन द नेम ऑफ एल्डेस्ट सन, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, तो किसके फेवर में जाएगी प्रॉपर्टी? जो पहले एक सेकंड ही पैदा हो, फॉर इंस्टेंस। अब अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, भाई कह रहा है मैं अपने पोते को देना चाहता हूँ, अब अगर पोते दो आ गए तो दोनों को होगा। सही है, इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। पर इसमें जो एग्जांपल दिया अगर आप देखेंगे, वो कहता है क्योंकि स्पेसिफाई करते हैं कि मैं अपने एल्डेस्ट पोते को देना चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप व्हेन ही कम्स इनटू लाइफ। ठीक है, तो उसमें अगर चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ, और तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसकी नहीं, अगर एक ही डेथ हो गई फिर तो ये ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो गई ना। अगर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है कि भाई मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इन द नेम ऑफ सी, जो मेरा ग्रैंडसन होगा, इन द मीन टाइम मैं जो है एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लाइफ इंटरेस्ट। अब वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही एक ही डेथ हो गई,
तो जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे सब्सिक्वेंटली दे कैन एग्जीक्यूट। दूसरा इसके अंदर जो एग्जिस्टेंस वाला आता है, सॉरी, कि वो 6 महीने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि भाई बच्चा जो माँ के पेट में आए उसकी 6 महीने की जो है ऑर्गन्स वगैरह क्रिएट हो वो ज़रूरी है। इस्लामिक लॉ में भी ऐसा है, लेकिन प्रायर टू दैट 6 मंथ अगर माँ के वो भी नहीं है एट दैट टाइम कि अगर 3 महीने का है 4 महीने का है तो ट्रांसफर कर सकता है। नहीं, इस हम अगर पर्टिकुलर इस सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 6 महीने से बच्चा कम होना चाहिए या 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। तो है ना, वो एग्जिस्टेंस कैसे हम बच्चे की एग्जिस्टेंस इफ अ चाइल्ड इन द वोम ऑफ द मदर आ जाता है बच्चा, ठीक। और वैसे तो मेडिकली तो हम ऐसे करते हैं व्हेन द हार्ट स्टार्टेड पंपिंग, ठीक है। ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में स्पेसिफिकली। हाँ, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में है स्पेसिफिकली। उसके बाद लॉ डेवलप हुआ है लाजमनी 1882 का लॉ है। इसमें सिर्फ ये चीज़ गई है कि अगर वो बच्चा माँ की वोम में होगा, अगर वो अल्ट्रासाउंड में आ जाता है दे द चाइल्ड इन द वोम ऑफ द मदर, दिस इज सफिशिएंट। आप पर्टिकुलरली इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो बहुत सारी लॉ हैं जो डेवलप हुए हैं, बहुत सारी थ्योरीज भी आई होंगी कि बच्चे की जो है भाई 6 महीने का तो है पर वो बच्चा जो है उसकी जैसे आप देखते हैं बहुत सारी इन द वोम ऑफ द मदर ही बच्चे का पता चल जाता है ही इज नॉट इन अ गुड मेंटल कंडीशन। ये अगर पैदा होगा बच्चा तो इसका सर बड़ा होगा, ठीक है, या इस बच्चे को कोई बीमारी होगी या जो बच्चा है मेंटल इनकैपेसिटी से गुजरेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होने के लिए 6 महीने में पैदा होना चाहिए, लेकिन उसमें एक्सेप्शन 23 महीने के बाद अगर गेस्टेशन पीरियड रुक जाता है वो तो लेजिटिमेसी आप उसकी बात कर रहे हैं ना। ये अलग है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन नहीं है लेजिटिमेसी वाली की कर रहे हैं। वो तो पैटर्निटी डिटरमिन करने के लिए होती है कि भाई 6 महीने और 2 साल के अंदर। पर बहरहाल अनबॉर्न के मतलब मिसाल दे रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक ऑक्यूमुलेशन का सवाल कभी नहीं आया पर मैं थोड़ा ब्रीफली कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया सेक्शन 13 और 14 का कि भाई जो दादा होगा वो पोते के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, मीन वाइल जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अब जब तक वो पोता जो हो पैदा हो, 11 महीने का रेंट आ रहा है, 10 महीने का रेंट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या ये कंडीशन करता है कि जब मेरा पोता 18 साल का होगा और इसके लिए ये सब जब तक प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है तो वो कर सकता है, वो एक्यूमुलेशन हो सकती है। आइदर जब तक जिंदा है एक्यूमुलेशन, या जब पोता 18 साल का हो। तो ये इसके मुतालिक इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ये क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है? कॉन्टिंजेंट फॉर हैपनिंग ऑफ इवेंट से, किसी इवेंट से कनेक्टेड इवेंट वो कौन सा होना चाहिए? पॉसिबल इवेंट और कंडीशन। कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, वो इंटरेस्ट सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। कॉन्टिंजेंट में सर्टेन नहीं होता। वैसे वेस्टेड में सर्टेन होना चाहिए। ये अच्छा, अब वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का आप कॉन्सेप्ट समझें। वेस्टेड इंटरेस्ट वो है जिसमें कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी किसी दूसरे फेवर के पर्सन में, या तो वो उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं करता, या कहता है कि फोर्स विथ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो क्या क्रिएट हो जाते हैं? वेस्टेड राइट्स। और उसमें इवेंट जो है सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बी के फेवर में, पर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2024 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ अगर मैंने डेट नहीं रखी फिर तो वो फोर्स विथ ही हो जाती है। अगर सैलरी आप और हम जाते हैं किसी सब रजिस्ट्रार के पास एग्जीक्यूट करा लेते हैं, वो जब वो एग्जीक्यूट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, देन एट दैट टाइम वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्रिएटेड इन माय फेवर। यहाँ अगर मैं कहूँ कि भाई 1 जनवरी को ये प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2026 को ये प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मिस्टर दीदार ट्रांसफ़र होगी, तो क्या ये सर्टेन इवेंट है या अनसर्टेन इवेंट है? सर्टेन इवेंट है, क्योंकि 1 जनवरी आनी है। अब इसका दूसरा मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट को समझने के लिए, ठीक। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ, ए ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द बी। अब वो जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, कि भाई अगर ये 25 साल का हो गया, अभी इसकी उम्र 20 साल है, जब ये 25 साल का हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर 25 का हो गया फिर तो वो कॉन्टिंजेंट वेस्टेड हो जाएगा। पर ये अनसर्टेन क्यों है?
हाँ फ्यूचर में हो रहा है, पर एक दूसरी कंडीशन भी है कि ये अनसर्टेन है। इवन फ्यूचर में तो वो भी हो रहा था कि 1 जनवरी भाई वो भी फ्यूचर ही है, ये अनसर्टेन है। इससे इस सेंस में है कि बिफोर दैट टाइम वो हो सकता है कि मर भी जाए, उसकी डेथ आ जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रॉपर्टी कंडीशनली ट्रांसफ़र हो सकती है? अब इसमें दो चीज़ें हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट, ये नहीं, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 12 जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसकी एक्सेप्शन से। क्या प्रॉपर्टी कंडीशनल ट्रांसफ़र हो सकती है? कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट, दो चीज़ें हैं। एक ये होता है कंडीशन प्रेसिडेंट कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले मैंने कंडीशन रख ली कि भाई अगर तुम मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया भेजोगे तो मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरी होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट कि अगर मैं प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर तुम्हें मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने, ये जो कंडीशन है स्ट्रिक्टली कंप्लाई की जाती है। अगर 1 महीने के बाद मुझे पैसे नहीं भेजोगे तो ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो इम्पॉसिबल ना हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर तुम 1 घंटे में 100 माइल चलोगे तो मैं अपना फार्म हाउस तुम्हें दे दूंगा। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 डील करता है इलेक्शन से। हम सिर्फ नेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखें। इलेक्शन क्या है पता है आपको? वालेकुम सलाम, जी जी आप बताएं, व्हाट इज इलेक्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये होता है हम जब अपनी यानी कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करते हैं एक बी को, ए करता है, कहता है कि तुम सी को जो है वो अपना ये घर जो है वो सेल करो या इसको दो। इन टर्म्स ऑफ अब उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो ये काम करता है सी को देने के लिए, तो उसको इनमें से 2 चीजें इलेक्ट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो घर भी ले और आगे कोई चीज हमारी कंडीशन भी उसको फुलफिल ना करे। अच्छा, ये काफ़ी इंग्रीडियंट्स आ गए हैं बिल्कुल इनके, पर एक चीज़ मैं बताऊं, आपने कहा वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता। ट्रांसफरर जो होता है इस चीज़ में, अब ये सुन लें, थोड़ा डेफिनेशन सुन लें क्योंकि काफ़ी चीज़ें जल्दी कवर कर लें इनको। इलेक्शन में क्या होता है, आई एम द ट्रांसफरर बट आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप बिलोंग्स टू मिस्टर नारेजो साहब एंड आई एम ट्रांसफरिंग सच प्रॉपर्टी टू यू। अब जब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं मैडम को कह रहा हूँ कि इसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यूशन 5 लाख रुपए हैं, आप मुझे 5 लाख रुपए दें, तो वो मैं बेनिफिट दूँ किसको? नारेजो साहब को, जो ओनर है प्रॉपर्टी को। अब इसके लिए लाजमी ये होता है कि द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट यू हैव टू गिव अ बेनिफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जब ओनर के पास पैसे चले गए तो ओनर की मर्जी आती है टू इलेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब ओनर कहे कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है, तुमने कैसे बेच दी, पर एग्रीमेंट वही रहता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखें, कोई नया एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट वही होता है जो मैंने किया नारेजो साहब से, ए ने किया बी से रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द सी, उसी एग्रीमेंट की बुनियाद पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अब ए एग्रीमेंट कर रहा है बी से कि मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ सी की, ठीक है, सी इसके ओनर है, बट फॉर सच पर्पज वी हैव टू गिव बेनिफिट टू दी बी जो ओनर है। अब उस ओनरशिप के लिए जब बी की नॉलेज में आती है आइदर ही विल असेंड, वो कहेगा ठीक है भाई मुझे आप जो बेनिफिट है वो दे दें और प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल आप ट्रांसफ़र कर दो, या बी कहे कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है, तुम कौन होते हो 5 लाख रुपए में बेचने वाले, मैं नहीं बेच रहा, मैं अपनी ज़मीन अपने पास ही रखूँगा, डिसेंड कर दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। पर इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें, जब पैसे मिलने चाहिए बी को, पैसे बी को मिले और बी ने किया डिसेंड कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे, किसको वापस? पैसे वापस जाएंगे ट्रांसफरर को, पैसे वापस जाएंगे ट्रांसफरर को। जब ट्रांसफरर को पैसे वापस जाते हैं तो वो ट्रांसफरर बाउंड होता है पैसे रिटर्न करे टू द ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आउट ऑफ हिज स्टेट वो रिटर्न करें। अगर ट्रांसफरी को पैसे नहीं मिलते तो ट्रांसफरी कैन फाइल अ सूट फॉर कंपनसेशन कि मुझे इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उतने पैसे रिटर्न करें, जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस वैसे ही वापस। जी
नहीं, प्रिंसिपल एजेंट का कंसेप्ट तो डिफरेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाएंगे। वो तो जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो ऑथराइज करता है अपने किसी दूसरे बंदे को। कैसे हो सकता है? जैसे हाँ, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो डायरेक्टली ओनर ट्रांसफ़र कर रहा है अपने एजेंट को। इसमें ये चीज़ नहीं है। इसमें जो ट्रांसफरर है, ही इज़ नॉट द ओनर। ट्रांसफरर ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। ट्रांसफरर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है टू द ट्रांसफरी, और उस प्रॉपर्टी के एवज में वो कह रहा है कि आपको और हमें एक बेनिफिट देना पड़ेगा टू द ओनर। वो जब बेनिफिट लेता है ओनर, आफ्टर दैट ओनर डिसाइड करता है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है या नहीं बेचनी। ठीक है, अगर वो कहता है कि ठीक है भाई मैं बेच देता हूँ, फिर तो प्रॉपर्टी थ्रू द ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेम एग्रीमेंट इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। अगर कहता है कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, डिनाई करता है, डिसेंड करता है, तो फिर वो पैसे रिटर्न करता है टू द ट्रांसफरर। देन द ट्रांसफरर इज बाउंड टू रिटर्न सच अमाउंट टू द ट्रांसफरी। ओनर ट्रांसफरी को पैसे कैसे रिटर्न करेगा जब उसने लिए ही नहीं है? ये कॉमन सेंस की बात है। जी जी, इलेक्शन के अंदर जो ये एग्रीमेंट बताया आपने, अब एग्रीमेंट कर रहा है तीसरा बंदा जिसके नाम पे टाइटल नहीं। हाँ, इवन इसने कंसेंट तो दे दी, मगर क्या डीड के अंदर फिर इसका नाम ही नहीं आएगा ओनर का? आएगा ना, ट्रांसफ़र तो ओनर ना, इसमें कंसेंट दे रहा है वो एग्रीमेंट। जी जी जी, आप बताएं। अब जो है ना ये रोबोट इस्तेमाल नहीं होंगे। क्या होंगे? भाई एक रोबोट इस्तेमाल होगा। हाँ, देखिए वो बहुत के पास रखा हुआ है वो रोबोट। आप जब भी मुझे बोलोगे ऐसी बोलने को, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मुझे, क्या कह रहे हैं आप? वो ये कह रहा है आप सारे रोबोट क्यों इस्तेमाल करते हो? एक ही रोबोट इस्तेमाल करो ना। एक ही रिवॉर्ड इस्तेमाल करो, ये कह रहे हैं एक ही रिवॉर्ड इस्तेमाल। ये दूसरी चीज़ बता रहे हैं। अब ये क्या बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं आपकी पॉइंट मैं आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपस में बात करें, इनको बंद कर देता हूँ। अब ये दूसरी इन्होंने जो बात की ना, ये गप्पे लगा रहे हैं एक दूसरे से, इसका मकसद ये है कि अब ओनर कहे कि भाई ठीक है मेरे पास एक बेनिफिट तो आ गया, ठीक, प्रॉपर्टी के मुतालिक। ट्रांसफरी ने जो पैसे ट्रांसफरर को दिए थे वो 5 लाख रुपए इसने मुझे दे दिए। अब वो कहे कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, 5 लाख भी नहीं दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, ये तो इक्विटी के ही खिलाफ है। तो उसको या तो वो 5 लाख 10 लाख रुपए जो उसने लिए हैं वो उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी देगा। अच्छा आगे चलें अभी। अच्छा उसके बाद अपॉर्चनमेंट, सेक्शन 36। सर किसी और की प्रॉपर्टी कोई और कैसे दे सकता है? हाँ, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। अ पर्सन कैन नॉट कन्फर अ टाइटल बेटर देन ही पजेस। अगर मेरे पास टाइटल नहीं है तो मैं बेटर टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस डॉक्ट्राइन का ये एक्सेप्शन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 35। अब अपॉर्चनमेंट के मुतालिक हैं कि अगर अपॉर्चनमेंट का सिंपल ये है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है, ए ने प्रॉपर्टी जो है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी किराए पे, मिसाल दे रहा हूँ आपको एक। अब वो प्रॉपर्टी का रेंट चल रहा है, हर महीने की फर्स्ट को मिलना है। अब जब वो प्रॉपर्टी मैंने 15 तारीख को या 10 तारीख को बेच दी, नया ओनर आया, तो जो रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर रेंट है 1 लाख रुपए, प्रॉपर्टी मैंने 15 तारीख को बेच दी, एग्जीक्यूट हो गई, दूसरे बंदे को मिल गई, उसने बता दिया टेनेंट को कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है भी, तो रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 15 दिन का उसको मिलेगा, 15 दिन का उसको मिलेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आता है। अब एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी ये आप लोगों ने इस पर बड़ी डिस्कस किया था, ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है? ऑस्टेंसिबल ओनर ओनर होता नहीं है, वो शो करता है कि मैं ओनर हूँ, ओनर होता नहीं। और कल असाइएगा बड़ा सवाल बा क्यों? अच्छा, ऑस्टेंसिबल ओनर वो होता है कि जैसे आपने कहा कि भाई वो एक्चुअल ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, पर उसको राइट ऑफ एंजॉयमेंट दिया गया है, राइट ऑफ पोजीशन दिया गया है, वो प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक। अब अगर एक बहन है, एक औरत है जो अमेरिका में रहती है, इंग्लैंड में रहती है, उसका भाई यहाँ पे रहता है। अब ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सच लेडी, ठीक है। अब उसका भाई जो है वो ऑथराइज किया गया है, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, क्योंकि एजेंट पे ऊपर ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान में रखें।
अब वो ऑस्टेंसिबल ओनर जो है प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर भी करता है, बिल भी देता है, सारी चीज़ें देता है। लोग ये समझते हैं ही इज़ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दो ही इज़ नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्चुअल ओनर, रियल ओनर जो है वो डिफरेंट होता है। अब वो बंदा अगर किसी को प्रॉपर्टी सेल कर देता है और रियल जो ओनर है वो असेंट दे दे कि हाँ भाई जो उन्होंने सेल किया बिल्कुल सही है, तो फिर वो काउंट की जाती है वैलिड। Ostensible owner simply is not the real owner of the property. He just enjoys the rights and interests which are attached with the property. अब एक टर्म आया बेनामीदार। हालांकि बेनामीदार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं है, बेनामी का एक एक्ट है, पर इसमें दो चीज़ें बेनामी में आपको बता दूं। एक बेनामी होती है कि जब गवर्नमेंट कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान उसने करप्शन के थ्रू बहुत सारे पैसे बना लिए, अब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे ले रहा है, उसका कोई एम्प्लॉई है, उसका कोई रिश्तेदार है, तो उस पर लॉ कहता है कि दिस इज़ एन ऑफेंस। अगर बेनामी आप एक्ट पढ़ेंगे ना तो दिस इज़ एन ऑफेंस, और बाद में उससे वो प्रॉपर्टी क्लेम भी नहीं कर सकता, या कोर्ट जो है अटैच कर देती है उन प्रॉपर्टीज़ को। पर हम बात कर रहे हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में बेनामीदार कौन होता है? नाम पे टाइटल नहीं है। ऑस्टेंसिबल ओनर और बेनामीदार में एक डिफरेंस होता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर के नाम पे टाइटल नहीं होता, पर बेनामीदार के नाम पे टाइटल होता है। ए ने प्रॉपर्टी परचेज की अपने पैसों से, ठीक, इन द नेम ऑफ बी, ठीक है, मोटिव उनका कोई भी हो, हस्बैंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है इन द नेम ऑफ वाइफ, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो उसी के पास होती है जो असल परचेजर है, ठीक है, जिसने अपने सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी की पोजीशन उसके पास रहती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी के पास रहते हैं, मनी ट्रेल जो है वही उसी का होता है। अब मोटिव वो दिखाना पड़ता है उसको इन केस अगर कल आके वही बीवी कहे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि डाइवोर्स होने के बाद वो हस्बैंड क्या करते हैं, हालांकि उसके खिलाफ बीवी के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं कि भाई, या भाई जो है भाई के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं जब अब्बा का इंतकाल हो जाए कि अब्बा ने तो ये प्रॉपर्टी एज अ बेनामी ली थी क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, तो वो कहते थे बड़ा बेटा है प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करेगा, ही इज़ द बेनामीदार, ही नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रियल ओनर तो मेरे अब्बा थे, उनके बनने के बाद ये प्रॉपर्टी हम जो लीगल ईयर से इनके बीच में तकसीम होनी चाहिए। तो ये सूट फाइल करने के लिए 4 इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो आपको कोर्ट में इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। अब एक दूसरा, क्या प्रॉपर्टी कोई अनऑथराइज पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है? जनरली तो लॉ कहता है नहीं कर सकता, पर उस पर भी एक्सेप्शन है। नो सर। पर उस पर भी जनरली लॉ सेज नो, अनऑथराइज पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर एक शख्स जिसका वालिद इंतहाई बीमार है, अब उसको डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई 1-2 महीने में तो एक्सपायर हो जाएगा, अब उस बंदे ने अपने वालिद की प्रॉपर्टी जो है बेच दी, ही नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी जब बेच देता है, सब्सिक्वेंटली अगर वो इंटरेस्ट उसके पास आ जाते हैं तो सच ट्रांजैक्शन शैल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। अच्छा, लाइकवाइज हैं कि ट्रांसफ़र बाय को ओनर हो सकता है प्रॉपर्टी का, ट्रांसफ़र बाय द जॉइंट ओनर हो सकता है। एक प्रॉपर्टी के अगर 2 मालिक हैं तो एक बंदा अपना शेयर बेच सकता है, ठीक है। या एक प्रॉपर्टी जो है दूसरा, जैसे जॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ कंसिडरेशन, एक अगर कंपनी है, एक कंपनी के 3 पार्टनर हैं, उनकी डिफरेंट शेयरिंग है, एक पार्टनर की परसेंटेज है 50, 2 पार्टनर से 25%। अगर वो आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी कोई प्रॉपर्टी, जैसे सेक्शन 45 कहता है, प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी ली जाएगी आउट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ऑफ द कंपनी, वो प्रॉपर्टी 50% उस शेयर होल्डर की रहेगी जिसके कंपनी में 50% शेयर है। लाइक वाइज 25% अलग ओनर की रहेगी। तो ये इसके मुतालिक है। अगर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र सब्सिक्वेंटली नहीं होता फिर तो ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है। इसके लिए ये लाजमी है ना सेक्शन जो हमने पढ़ा कि अनऑथराइज पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक जहाँ तो फ्रॉड करे या एरोनियसली करे कि भाई अब्बा देंगे तो मुझे ही प्रॉपर्टी, ठीक। अच्छा, तो अगर वो करता है, सब्सिक्वेंटली अथराइज किया जाता है फॉर ट्रांसफ़र उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक, फिर तो वैलिड है। पर अगर उसके अब्बा की फॉर्चुनेट डेथ नहीं होती या वो अथराइज नहीं करते उसकी अनअथराइज ट्रांजैक्शन को, फिर तो वो इनवैलिड कंसीडर की जाएगी ना। अच्छा, उसके बाद एक सेक्शन 50
मैं टेनेंट हूँ प्रॉपर्टी का, एक प्रॉपर्टी जिसका लैंडलॉर्ड है ए, अब उस लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी सेल कर दी बी को। अब मुझे इस चीज़ का नोटिस ही नहीं है, मैंने रेंट क्योंकि मुझे देना था ए को, मैं ए को रेंट दे देता हूँ, तो क्या बी मेरे खिलाफ केस कर सकता है कि इसको रेंट मुझे देना था, इसने मुझे दिया नहीं, फॉर सच पीरियड? नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव नो। जी आप बताएं। सर अंटिल नोटिस ना दे ओनरशिप चेंज होने का। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सेक्शन 18 का अगर नोटिस नहीं देता ना, उसको इल्म में नहीं आता। सिंपली नोटिस मीन्स आप अगर अदर साइड को कम्युनिकेट नहीं करते, उसके इल्म में नहीं आती, तो वो उसका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक अमेंडमेंट भी आई है सिंध की। जी क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, बताएं आप। सर पेंडेंसी ऑफ दिस सूट है या पार्टीशन पेंडेंसी है या कोई प्रॉपर्टी है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी है, यानी कि सूट चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है फिर सर बेसिकली पेंडिंग लिटिगेशन। नहीं, लिस्ट का मतलब क्या है? लिटिगेशन। सर ये आप लिटरली बताएं इसका लिस्ट। पेंडेंस का मतलब क्या है? पेंडेंसी। अब इसका लिस्ट पेंडेंस का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है बिटवीन द पार्टीज। इसका मकसद ये है कि अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आप कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते आप प्रॉपर्टी के मुतालिक, जब तक वो प्रॉपर्टी इन द लिटिगेशन है बिटवीन द पार्टीज इन द कोर्ट। अब इस पे हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि पहले तो ये होता था कि सिंपल सूट फाइल हो गया, सूट फाइल करने के बाद अदर साइड को नोटिस चला गया, उसको नोटिस केस का पता चल गया, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, या डिफेंडेंट किए तो वो भी नहीं कर सकता, प्लेंटिफ भी नहीं। पर अब एक अमेंडमेंट आ गई है, वो अमेंडमेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द रजिस्ट्रेशन सिंध अमेंडमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक ये है कि वो जो नोटिस है आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। आप वो नोटिस पार्टी को देंगे, वो पार्टी नोटिस लेके जाएगी, वो नोटिस जो है वहाँ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कराएगी कोर्ट में कि ये केस चल रहा है, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस अट्रैक्ट होता है। नहीं, जिसकी जो अगर मैं क्लेमेंट हूँ, मैं डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी के खिलाफ जा रहा हूँ, मैंने सूट फाइल किया है, तो प्लेंटिफ जाएगा जाके नोटिस उसके पास सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अच्छा, उसके बाद एक आता है हाँ ठीक जी। अच्छा, एक आता है बोनाफिडे परचेजर। बोनाफिडे परचेजर क्या है? Sir, it does not the title of the seller. जिसको पता ना हो कि सेलर टाइटल जो है वो इम्परफेक्ट है, या उसके पास टाइटल ना हो और उसने गुड फेथ में उसने परचेज कर ली हो। ठीक है, प्रॉपर्टी से। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। बोनाफिडे परचेजर वो है जो इन गुड फेथ आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस एक प्रॉपर्टी परचेज करता है, उसको पता नहीं इस चीज़ का कि द पर्सन जो प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है उसका डिफेक्टिव टाइटल है, इसको हम कहते हैं बोनाफिडे परचेजर। अगर उस परचेजर ने, अच्छा इस पर एक एग्जांपल देते हैं, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया है बी के साथ कि भाई मैं प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, मैंने उससे पूरी कंसिडरेशन भी ले ली, ठीक है, और ये चीज़ हमारे इल्म में भी है। तो अगर इसके दौरान मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ सी को थ्रू सेल डीड, उससे मैंने किया एग्रीमेंट टू सेल, इसको मैंने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थ्रू सेल डीड, सी को कर दी थ्रू सेल डीड जो रजिस्टर हो गई। अब बी आता है, बी कहता है कि ये सी आता है, सी को पता चलता है कि भाई ये तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसी कोड में। अच्छा, तो व्हाट वेदर द राइट्स ऑफ द सी आर प्रोटेक्टेड, हु एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द प्रॉपर्टी मेड अ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, ही आल्सो वेंट टू द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार कि म्यूटेशन को ये कि नहीं, सच सर्टिफिकेट भी निकाला, ड्यू डिलीजेंस भी कराई, तो क्या लॉ जो है सी के राइट प्रोटेक्ट करता है? करता। तो उसमें जो सी होगा ही इज़ अ बोनाफिडे परचेजर। ठीक, अब जो टाइटल उसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है, अगर कोर्ट कल डिक्री भी पास कर देती है तो प्रिवेल क्या करेगा? उसका टाइटल होगा, क्योंकि सच टाइटल इज प्रायर इन टाइम।
ठीक है। और बोनाफिडली परचेज क्या है, कोर्ट के लिए में हमने पढ़ा था आर्डर 21 रूल 97 से रूल 103 तक सिविल प्रोसीजर कोड में, तो कोर्ट वो डिटरमिन करती है उस स्टेज पे। अच्छा, एक आता है पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पार्ट परफॉर्मेंस का। आपने अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किए होंगे तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की लिमिटेशन कितनी है? 3 साल है। 3 साल। कौन सा आर्टिकल है? 113। 3 साल लिमिटेशन होती है उस बंदे के लिए जिसने पार्ट परफॉर्मेंस नहीं की, ठीक है, जहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस का डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होता। पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है दीदार से, प्रॉपर्टी जो है मेरे प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है मेरे पास आ जाती है। अब जब प्रॉपर्टी की पोजीशन मेरे पास आ गई, वो एग्रीमेंट उसके और मेरे बीच में होता है और वो एग्रीमेंट 8 साल तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। सब्सिक्वेंटली अगर मैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता हूँ तो क्या ये प्ली ऑफ लिमिटेशन मेरे खिलाफ आएगी? सर बीच में कोई भी रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है कि बीच में मैं इससे राब्ते में रहा हूँ और इसने नहीं, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके बीच में मुझे नोटिस देना चाहिए। मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की ए ने बी से, टाइम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पूरी पेमेंट दे दी, बी ने मुझे कहा मैं प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जनरली लॉ कहता है कि 3 साल की रेमेडी होगी, पर सेक्शन 53A कहता है इन दी पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, पैसे लेने के बाद वो मुझे पोजीशन भी दे देता है, पोजीशन मेरे पास आती है, तो उस केस में 3 साल की लिमिटेशन नहीं होती जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर ये प्रूव हो जाता है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये प्रूव हो गया कि डिफ़ॉल्ट मेरे पार्ट पे है, मैंने पोजीशन तो ले ली, मैंने 10 लाख रुपए दिए, मुझे 2 लाख रुपए बकाया देने थे, उसने मुझसे डिमांड किया, मैंने नहीं दिया, तो फिर मैं ये बेनिफिट पार्ट परफॉर्मेंस का नहीं ले सकता। ये ध्यान में होना चाहिए आपको। सर अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है और आपको पोजीशन नहीं मिल रही हो? अच्छा नहीं, पार्ट परफॉर्मेंस तो एप्लीकेबल तब होता है जब आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन दी जाए। अगर पोजीशन नहीं दी जा रही, अगर आपने पूरे पैसे दे दिए, तो फिर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करते हैं, उसी में आप पोजीशन भी क्लेम करते हैं। पोजीशन हम इसमें लिमिटेशन काउंट करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो 3 साल, आर्टिकल 113। अब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक पढ़ रहे हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आता है सेल। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? अच्छा पहले एक बता, सेल क्या है? सेल इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं? जी आप बताएं जी बताएं। सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का वर्ड यूज है यहाँ पे, ठीक है, टू अनदर पर्सन विद द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना फिर गिफ्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि गिफ्ट में हम अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, तो गिफ्ट और सेल में ये 2 इंग्रेडिएंट है जो इसमें कंसीडरेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट मीन्स ओनरशिप। अच्छा, सेल सिंपली जो लॉ कहता है कि होगी सबसे पहले टेंजिबल प्रॉपर्टी के मुतालिक, जिसकी फिजिकल फॉर्म हो, वो प्रॉपर्टी के आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं करते, आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं बाय 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, वो सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन होती है। दीज आर द सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सेल। अब सेल में 2 चीज़ें आ जाती हैं। सेल में ये भी लाजमी है कि आप जब आप करेंगे तो आप द पर्सन अगेंस्ट टू हुम यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, इसको पोजीशन में भी डालेंगे, सेल कंप्लीट होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक होता है सेल डीड। सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो एग्रीमेंट ही हो गया ना, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेल डीड रजिस्टर्ड, बहुत बड़ा फर्क है सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है जी, वो इमीडिएटली उसकी डिलीवरी हो जाती है और प्राइस पेड हो जाती है। सही है। व्हाइल एग्रीमेंट टू सेल है जिसमें फ्यूचर कंटीजेंसी आ जाए कि ये काम हमें तब करना है, हाँ, कंडीशन लगा दी जाए, कंडीशन और फ्यूचर इवेंट उसमें हम आ जाए तो समझते तो एग्रीमेंट टू सेल। व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इमीडिएटली जो है ना वो होता है ट्रांसफर और प्राइस पेड भी होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे इन्होंने बताई कि सेल जो डीड होती है रजिस्टर्ड होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं होता। क्या एन एग्रीमेंट टू सेल आपको राइट ऑफ ओनरशिप कन्फर करता है?
This is not a title document. And what is the title document? Whether the mutation entry is a title document or the sale deed? Sale deed. Mutation entry कभी भी टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होती, सेल डीड होती है। अच्छा, अब राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को छोड़ दें सेलर की, ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। अब मार्शलिंग, व्हाट इज मार्शलिंग? अब मार्शलिंग के दो तरीके होते हैं, सेक्शन 56 और सेक्शन 81। 56 कहता है राइट ऑफ सब्सिक्वेंट परचेजर का, सेक्शन 81 कहता है, जैसे कल मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि क्या मॉर्गेज दोबारा भी हो सकती है? दोबारा भी हो सकती है, तीसरी बार भी हो सकती है, चौथी बार भी हो सकती है। ठीक, अब मार्शलिंग क्या है? अब इसका आसान अल्फाज में एग्जाम्पल समझें। मेरे पास दो प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी, ये दोनों पढ़ के हैं आज, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी। मैंने प्रॉपर्टी ए और बी, ए प्रॉपर्टी की वैल्यूशन है 1 करोड़, बी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन है 2 करोड़। ये मैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूँ सी को, ए और बी प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज कर दी सी को, जो सी एक बैंक है, और सी से या कोई भी प्राइवेट बंदा ही, चले ऐसे कर लेते हैं। अब मैंने उससे कितने ले लिए? 2 करोड़ रुपए, ठीक है, यहाँ 1.5 करोड़ रुपए मैंने ले लिए। अब वही प्रॉपर्टी, उनमें से एक प्रॉपर्टी फिर मैं डी को मॉर्गेज कर देता हूँ। कौन सी? डी। जो प्रॉपर्टी ए थी जिसकी वैल्यूशन 1 करोड़ थी, वो मैं दोबारा मॉर्गेज कर देता हूँ किसको? डी को, और डी से मैं ले लेता हूँ 50 लाख रुपए या 80 लाख रुपए फॉर इंस्टेंस। अब जो सब्सिक्वेंट परचेजर है डी, वो कहेगा सी को कि भाई मैंने जो आपको 2 प्रॉपर्टी बी और सी बेची है, तो ई कहेगा डी को कि भाई ये जो प्रॉपर्टी मैंने इससे ख़रीदी है, ए से मैंने इसको पैसे दे दिए हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं कि तुम जो है अपना राइट मॉर्गेज डेट क्लियर कराने का, जो प्रॉपर्टी सी 2 करोड़ की है उससे कर लो, क्योंकि तुम्हारे उसने तुमसे 1.5 करोड़ रुपए लिए, ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, तुम इसको बेच दोगे आगे फोरक्लोजर के थ्रू ही, तो तुम्हारा 1.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी जो मैं इससे खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मैंने खरीदी 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी थी, मैंने 1 करोड़ दिए, ये प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी है, इस प्रॉपर्टी को मेहरबानी करके टच मत करो। तो ये मार्शलिंग का राइट कौन एक्सरसाइज करता है? सब्सिक्वेंट परचेजर। सब्सिक्वेंट परचेजर जो राइट एक्सरसाइज करता है विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस मॉर्गेजी, ठीक है, उसके मुतालिक एक्सरसाइज होता है। वो उसको कहता है कि आप जो है ये अरेंजमेंट करते हैं यू एंड मी, कि आप अपने जो पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी सी है जो 2 करोड़ की है, जिसके मुतालिक उसने आपसे 1.5 करोड़ रुपए लोन लिया है, दोनों प्रॉपर्टी से आप अपना लोन चुकता कर लो सी से। जो प्रॉपर्टी बी है उसको 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ उसने मुझसे लिए, मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, ठीक, तो ये प्रॉपर्टी अब मेरी है। ये होता है सिंपल डॉक्ट्राइन ऑफ मॉर्गेज बाय मार्शलिंग बाय द सब्सिक्वेंट परचेजर। अब यही सेम प्रोसीजर है सेक्शन 81 में। सेक्शन 81 कहता है जहाँ पे मॉर्गेजर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है टू द 2 डिफरेंट मॉर्गेजेस। अब यही एग्जांपल, प्रॉपर्टी ए ने प्रॉपर्टी बी और सी को मॉर्गेज किया पहले डी से उसने 1.5 करोड़ रुपए ले लिए, प्रॉपर्टी दोनों की वैल्यूशन हुई है 3 करोड़ रुपए। अब उसके बाद उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी ए थी बी थी, उस प्रॉपर्टी बी के मुतालिक जो 50 लाख रुपए इसने लिए, फिर उसने वही प्रॉपर्टी ई को मॉर्गेज करके 50 लाख रुपए ई से ले लिए। अब इसमें ई कहता है कि भाई तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम अपने पैसे चुकता करो प्रॉपर्टी सी से, जिसके मुतालिक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसने तुमसे 1.5 करोड़ लिया है, अगर नहीं देता पैसा तुम्हें तो तुम फोरक्लोज कर दो उस प्रॉपर्टी को। ये जो प्रॉपर्टी है बी, इसको तुम टच मत करो, क्योंकि इसके मुतालिक इसने ये प्रॉपर्टी मुझसे इसने 1.5 लिया है 50 लाख का, तो ये मैं अपना 1.5 जो इस प्रॉपर्टी से चुकता करूँगा। ना, इसमें एक चीज़ है सब्सिक्वेंट बाद में, पर इसमें एक चीज़ है सब्सिक्वेंट में कि जो राइट होगा ना अर्लियर मॉर्गेजी, उसको प्रेजुडिस नहीं करेंगे आप, उसका राइट पहले रहेगा। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 2 प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी बी और सी, दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यूशन कितनी है? 2 करोड़ रुपए। अब उस बंदे ने प्रॉपर्टी जो दोनों 1.5 करोड़ रुपए की मॉर्गेज पैसे 1.5 लिया था डी से, ठीक है, उससे मॉर्गेज ले ली, 1.5 ले लिया, प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज कर दी। अब उनमें से एक प्रॉपर्टी जो 50 लाख की थी, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी दोबारा मॉर्गेज कर देता है ई को, उससे 50 लाख रुपए ले लेता है। अब मार्केट डाउन हो जाती है। अब जब वो ए प्रॉपर्टीज दोनों जो बी और सी मॉर्गेज करता है, ठीक है, डी को, ई कहता है कि भाई आप अपने जो पैसे चुकता कर लो प्रॉपर्टी सी से, जिसकी वैल्यूशन 2 करोड़ रुपए। तो वो कहता है भाई इसने मुझसे जो 1.5 करोड़ रुपए लिए, अभी मार्केट डाउन हो गई है, दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यूशन मिला के हो रही है 1.5 करोड़, तो राइट पहले कौन एक्सरसाइज करेगा?
उसके फर्स्ट परचेजर, फर्स्ट मॉर्गेजी का राइट जो है प्रिजुडिस नहीं होगा इन एनी केस, उसका राइट जो है इंटैक्ट रहेगा। फिर वो क्या करेगा, मॉर्गेजी जो सब्सिक्वेंट है वो क्या करेगा, उससे पैसे मांगेगा। सर इवन अगर सब्सिक्वेंट का जो अमाउंट है वो भले कितना भी ज़्यादा हो, हाँ भले कितना भी ज़्यादा हो, इसमें वो देखें ना, इसमें ये है कि अरेंजमेंट सिर्फ वो करता है सब्सिक्वेंट परचेजर कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को टच मत करो, तुम जो है इस जो पहले एक प्रॉपर्टी है जो जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है या कम जो भी हो उससे अरेंजमेंट कर लो। अगर उससे नहीं होते पैसे, उसके डेट चुकता नहीं होता, तो फिर वो जो राइट पहले दिया जाएगा, जो पहले जो फर्स्ट होता है ना मॉर्गेज, उसको। अब किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ ले। सर इसको लिंक कर सकते हैं वैसे आसान समझने के लिए, जिस तरह सीपीसी में अटैचमेंट होती है, अब अगर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट कोर्स की अटैचमेंट कर रही है, तो यहाँ तो अगर कंकरेंट जो, हाँ ये भी है डिग्री में, जिसने पहले जिसकी पहली होती है हाँ उसको मिलती है, सुपीरियर हाँ कोर्ट है तो उसने अटैच किया। हाँ सही है। अच्छा उसके बाद मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज कहाँ पूछा, मॉर्गेज क्या है, व्हाट इज मॉर्गेज? सर जी आप बताएं। जी सर मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो मॉर्गेज होता है वो हम एडवांस पेमेंट करते हैं, किसी से हम लोन लेते हैं तो हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, चाहे वो उसके काइंड्स भी हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स रखवाएं और इंग्लिश मॉर्गेज से या यूजर फैक्ट्री जो भी है इस तरह से, तो ये होगी स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और आप एडवांस किसी से लेते हैं या सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं जी प्लेज तो ठीक है सही है। अब मेरी एक प्रॉपर्टी है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मैंने ये प्रॉपर्टी कहीं पे गिरवी रखवा ली, गिरवी रखवा के वो प्रॉपर्टी के एवज में मैंने पैसे ले लिए, ठीक है, सिंपल तो मॉर्गेज यही है। अब मॉर्गेज के काइंड्स हैं। अब सबसे पहला है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या है? सिंपल मॉर्गेज वो होती है जिसमें मैं प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं देता, मैं अपने आप को बाउंड करता हूँ और मैं वो जो मॉर्गेज डीड है एग्जीक्यूट करता हूँ, रजिस्टर्ड होती है कि भाई अगर मैं पाबंद हूँ कि आपको पैसे दूंगा, पर अगर मैं पैसे आपको न दे पाया तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन में देखें आप चार्ज देते हैं, उसके ऊपर एक राइट देते हैं, ठीक है, पोजीशन आप ही के पास रहती है, जैसे हाइपोथिकेशन में भी है, पर हाँ मूवेबल प्रॉपर्टी से, मूवेबल से आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर कंसीडर करें तो हाइपोथिकेशन, ठीक है। अच्छा अब दूसरी है मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के बाद आ जाता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल क्या है? अगर मैं एक प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूँ दूसरे बंदे के पास, मैं प्रॉपर्टी उसको सेल कर देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ, पर मैं उसमें एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मुस्तकबिल में मैं आपको पैसे दे दूंगा फ्यूचर में, तो आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पे वापस ट्रांसफ़र कर देंगे, रीट्रांसफ़र होता है, ठीक है, आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक होता है यूजोफैक्टरी मॉर्गेज, जिसमें मैं प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देता हूँ, ओनरशिप नहीं देता, और मैं कहता हूँ कि भाई आपके जितने पैसे हैं वो पैसे इस प्रॉपर्टी के जो रेंट्स आ रहे हैं या प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनमें से आप एडजस्ट कर लें। जब वो एडजस्ट हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी की पोजीशन फिर मुझे वापस मिल जाती है। अब इंग्लिश मॉर्गेज और कंडीशनल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, दोनों में क्या फ़र्क है? इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या फ़र्क है? नहीं, ये तो मेन फ़र्क नहीं है। अगर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होती है, इसमें भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उसमें भी ट्रांसफ़र होती है, पर इसमें ये होती है कि ये कंडीशन रखी जाती है कि भाई अपॉन दी पेमेंट आप जो है ये प्रॉपर्टी, आप जब मैं पेमेंट करूँगा तो दिस सेल विल बी ऑटोमेटिकली वॉइड। कंडीशनल सेल में मैंने आपको सेल की है प्रॉपर्टी कंडीशनल, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये सेल डीड ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। पर इंग्लिश मॉर्गेज में ऐसा नहीं है। इंग्लिश मॉर्गेज में कह रहा है कि जब मैं आपको रीपे करूंगा मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट, तो फिर आप उस क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रीट्रांसफ़र करेंगे, वो वॉइड नहीं होगी, उसको अवॉइड, क्योंकि इसमें आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा एक और आता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये पुराने ज़माने में बनिए जो होते थे वो प्रॉपर्टी जो है क्या करते थे, कोई आया ज़मीन के कागजात रख के उनके पास चला गया, उन्होंने कागजात के एवज़ में उसको पैसे दे दिए, कर्जा दे दिया, ठीक है, अभी भी होता है, अभी भी होता है, हाँ ज़राई बैंक करती है, ज़राई बैंक अभी भी करती है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। अब लास्ट है एनोमोलस।
ये क्या है? ये मैंने कल आपको एग्जांपल बताई थी एनोमलस मॉर्गेज कि कोई भी मॉर्गेज जो इन सब में फॉल नहीं करती उसको, या मिक्सचर ऑफ टू मॉर्गेज होता है, तो उसको हम कहते हैं एनोमलस मॉर्गेज। कि अगर मैंने किसी बंदे से 15 लाख रुपए लिए हैं, मैं कहता हूं कि भाई 10 लाख रुपए मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, 5 लाख रुपए आप इस प्रॉपर्टी की पोजीशन अपने पास रखो, जैसे प्रॉपर्टी के जो 5 लाख रुपए हैं थ्रू रेंट और प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएंगे, फिर आप मुझे प्रॉपर्टी दे देना। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड यूजोफ्रैक्टरी मॉर्गेज। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलना है या स्टॉप कर दें? थक गए ना? हाँ मैंने देखा 1.25 लाख नहीं, आगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यू करें या क्योंकि वो भी बैठे हैं अजहर साहब, अभी बस अभी काफ़ी हो गया आज। नहीं नहीं देखे ना, समझ में भी। जी 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 आप क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर कंप्लीट करवाया आज। अच्छा, मैं तो वैसे मैडम ने बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पर इसमें रीज़न ये है कि जो कंसल्टेशन हॉल को जो लुक आफ्टर करते हैं ना, उनको भी देर हो रही है, टाइम हो गया है, तो इसको फिर अच्छा सब्रोगेशन का सिंपल डॉक्टर जी सब्रोगेशन का सिंपल मैं 2 लाइनों बता देता हूँ कि भाई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है बी को, बीच में जो सी है आ जाता है एज अ जिसका इंटरेस्ट हो या क्रेडिटर, कि भाई मैं जो मॉर्गेज के पैसे हैं तो मैं दे रहा हूँ, वो इंटर हो जाता है इनटू द शूज ऑफ द मॉर्गेजी। अब वो सारे राइट कैरी करता है जो मॉर्गेजी को होते हैं अगेंस्ट द मॉर्गेजर, राइट ऑफ फोरक्लोजर जैसे। सिंपल ये मिसाल है इसकी सब्रोगेशन की। चले ठीक है, थैंक यू।